इस घोषणा पत्र में नया तो कुछ भी नहीं है, जो पुरानी बातें थी उसी को इन्होंने रिपीट कर दिया है। चाहे इसमें धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, तलाक का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, ऐसे इशू लेकर आए हैं जिसका देश की तरक्की, देश के रोजगार, देश की भलाई में कोई ज़्यादा वास्ता नहीं। अच्छा, इस तरह के इशू बीजेपी जो लेकर आई है इस बार, वो पहले सफ़े पे रखे गए हैं, जो कि ख़ास तौर से इमोशनल इश्यूज़ हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कोई 2019 चुनाव की तैयारी हो सकती है? नहीं, 2019 की चुनाव की तैयारी तो है ही। जो मैनिफेस्टो उन्होंने क्या 2019 के लिए किया है, लेकिन जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, जो डेवलपमेंट का वादा किया और सारे वादे किए, वो जब वादे पूरे नहीं कर पाए तो जो इमोशनल बातें हैं उनको वो पेज नंबर 41 या 43 से लेकर फर्स्ट पेज पे लेकर आए। तो इससे लगता है कि उन्होंने कुछ करा नहीं है और आगे कोई करने का इरादा भी नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, और जो इंडस्ट्री है हमारी उसकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए। इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा। इंडस्ट्री नई कोई लग नहीं रही है, इंडस्ट्री रोज़ ऑक्शन हो रही है, रोज़ बंद हो रही है। इंडस्ट्री लगना बंद हो गया। और दिल्ली में देखो सीलिंग हो रही है, दिल्ली में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, रोज़ सील हो जाती है। एक इंडस्ट्री या छोटा सा कारखाना सील होने का मतलब 20-30 आदमी बेरोजगार हो गए। तो दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है, फरीदाबाद में इंडस्ट्री, गाजियाबाद में इंडस्ट्री, साहिबाबाद में इंडस्ट्री, गुड़गांव में इंडस्ट्री, वहाँ कोई सीलिंग नहीं है। दिल्ली में छोटा मोटा काम करके लोग गुजारा कर रहे हैं, वहाँ सीलिंग हो रही है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मौके फराहम किए जाएँ, ऐसे मौके पैदा किए जाएँ जिससे लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले। रोज़गार होगा तो खुशहाली होगी, रोज़गार नहीं होगा तो खुशहाली कहाँ से आएगी? बीजेपी तो इसी मुद्दे के साथ जब 2014 में सरकार में आई थी तो यही मुद्दा था कि हम बेरोज़गारी हटाएंगे और 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को हर साल देंगे। 2 करोड़ क्या, मुझे तो लग रहा है कि वो 2 लाख 4 लाख भी नहीं दे पाए। वो अनाउंस करते रहे कि लाखों नौकरियां रेलवे में हैं और दूसरी जगह हैं, लेकिन उन्होंने कहीं उसको अनाउंस नहीं किया। फिर जो पेपर हुए भी हैं तो वो पेपर लीक हो जाते हैं, वो सारा पेंडिंग में चला जाता है, तो नौकरियां लगी कहाँ? प्राइवेट जॉब ख़त्म हो गए जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद, और गवर्नमेंट नौकरी लगी नहीं, तो बेरोज़गारी तो बढ़ रही है। जो इससे पहले लोगों ने पैसा कमाया वो चल रहा है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आज लोग बहुत बुरी कंडीशन में है। 72,000 का हिसाब लगाया, वो जो हमारी जीडीपी है उसका 12% है और हम 20% लोगों को दे रहे हैं। 20% लोगों पे 12% क्यों नहीं खर्च किया जा सकता? और जो हमारा बजट है वो गरीबों को खर्च होना चाहिए, चाहे उनका हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, उस पर खर्च होना चाहिए। बड़े लोगों को उसकी ज़रूरत थोड़ा ही है। भारतीय जनता पार्टी सन 2014 के अंदर जो मैनिफेस्टो लाई थी, वो मैनिफेस्टो पर देश की जनता ने पूरा यकीन किया था, मगर मैं समझता हूँ 1% भी उस मैनिफेस्टो के आधार पर उन्होंने कुछ भी अपने वादों को पूरा नहीं करा है। वो है कि वो जिस तरीके से हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति कर रही है, और मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि 2014 में उनका सबसे बड़ा मैनिफेस्टो के अंदर पहला मुद्दा ये था, जिस आधार पे वो सरकार बनाने आए थे, उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज का जो मैनिफेस्टो इनका 2019 का निकला है, उसके अंदर ये कहा है कि हम राम मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ा हिंदू समाज के लोगों के साथ, हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ उन्होंने एक मजाक किया है। सबसे पहली चीज़, मैं तमाम उन लोगों को जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, आप ये बताइए 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ नौकरियों के अंदर इन्होंने 1% नौकरियाँ भी उसके अंदर नहीं दी हैं। और ऐसे ही इन्होंने स्वच्छ भारत की बात करी थी। आज भी दिल्ली देश की राजधानी है, और मैं अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के निवास की तरफ से गुजर रहा था, मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर आज भी लोग खड़े होके समझ लिए स्वच्छ भारत की तौहीन कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की राजधानी के अंदर आप कहीं पे भी गुजर रहे हैं, जो देश का प्रधानमंत्री दिल्ली कोई सोच नहीं बना सका, तो वो ये समझिए वो देश को क्या बनाएगा। इन्होंने एजुकेशन पर बात करी थी। इन्होंने कहा था 2014 के अंदर कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों के अंदर 27 शहरों के अंदर एम्स जैसे हॉस्पिटल्स खोलने का काम करेंगे।
वो एम्स जैसे हॉस्पिटल्स, एम्स ही दिल्ली में बरकरार है जो कांग्रेस की देन थी और आज वही बरकरार है। उसके अलावा किसी दूसरी स्टेट्स के अंदर एम्स जैसे हॉस्पिटल्स नहीं खुले हैं। इन्होंने किसानों के मुद्दों को बात करी थी, किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, किसानों पे जो बोझ हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, किसानों की परेशानियों को दूर करी जाएगी। इस 5 साल के अंदर, आज़ादी के 70 साल बाद, अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान रहा है वो किसान रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसानों के आंदोलन थे, सबसे ज़्यादा किसी ने आंदोलन करे हैं इस मुल्क के अंदर, तो वो किसानों ने करें अभी तक, और सरकार ने उनको सुना नहीं। इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात करी थी जंतर मंतर पे, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा था कि कई सालों तक 1 रैंक 1 पेंशन पर वो लोग बैठे रहे। हमारे देश के तमाम स्वतंत्र सेनानी जितने तमाम लोग थे, उनके परिवार के लोग बैठे हुए थे, जितने हमारे रिटायरमेंट के फौजी थे वो सब बैठे रहे, मगर उनकी सुनवाई ढंग से नहीं करी गई। लास्ट स्टेज पे सिर्फ चुनावी स्टंट को मद्देनज़र रखते हुए उनको फौजियों को सुना गया, और वो भी उनके हिसाब से नहीं, सरकार ने अपनी शर्तों के हिसाब से सुनाया गया। देखिए, ऐसे 1000 मुद्दे हैं। आज देश की जनता, इन्होंने 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करी थी, वो आरक्षण इन्होंने नहीं दिया। अगर देश के अंदर नगर पालिका निगम के अंदर और पंचायतों के अंदर 33% आरक्षण दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और इन्होंने कहा था कि आरक्षण देंगे। और ऐसे आप तमाम मुद्दों को, मैं तो कहता हूं कि मेरी बात पर भी यकीन ना करें। आप 2000 में जनता से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं देश की जनता से कि आप गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए, आप 2014 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए और उस मैनिफेस्टो को 2019 से मिलाइए कि इनके मैनिफेस्टो की उनकी कितनी बातें इन्होंने मुकम्मल की हैं, तो आप देखेंगे कि 1% भी, 1% से 1.5% मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी बातों को बिल्कुल कबूल नहीं करा, अपने मैनिफेस्टो के खिलाफ गए हैं। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उसके अंदर यूँ इन्होंने लिखा है कि पुलवामा के शहीदों को इशारा देते हुए कि अगर दुश्मनों पर हमला करने के आधार पर आप हमें वोट दीजिए। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हमला तो अभी 1 महीने पहले हुआ है। अगर ये हादसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी का प्रचार दिल्ली के अंदर, देश के अंदर किस मुद्दे पर होता? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अगर ये मुद्दा ही ना होता, इसका मतलब ये मुद्दा बनाया गया, इस मुद्दे को एक नाटकीय रूप देके गया, देश के 50 हमारे जवान शहीद हो गए, बलिदान दे दिया गया इसलिए कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में उतरना था। अगर ये मुद्दा नहीं होता, अगर ये हादसा नहीं होता, तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा मुद्दा क्या होता? राम मंदिर का मुद्दा लेके गए, राम मंदिर नहीं बना पाए। फिर उसके बाद उन्होंने नौकरियों का मुद्दा लेके आए, 2 करोड़ देश के नौजवानों को नौकरी देंगे, वो नहीं कर पाए। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश की वो खतरनाक जोड़ी बन के आ चुके हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर इस मुल्क को खोखला कर दिया है। और राहुल गांधी इस खोखलेपन को, जो इस देश की ज़मीन को हिलाया गया है, उस देश की ज़मीन को हिलाने से वापस आ रहा है। कांग्रेस पार्टी दोबारा आ रही है। देश को चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रख दिया गया है, देश को नीलाम कर दिया गया है अनऑफिशियल तौर पर। ऑफिशियल तौर पर कभी ऐलान नहीं होगा। ये चंद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी भर दोस्त, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, ये पार्टी 1 मैन शो की पार्टी बन गई है। 2014 का इनका मैनिफेस्टो देखिए, वहाँ पे उस मैनिफेस्टो के अंदर अगर आप उस मैनिफेस्टो का फ्रंट पेज देखेंगे तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, और तमाम अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, और आज 11 लोग थे जिसमें सुषमा स्वराज भी थी, अरुण जेटली भी थे। और आज 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर सिर्फ एक आदमी दिख रहा है, नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो का फ्रंट पेज देख लीजिए, उसमें लाखों लोगों की भीड़ दिख रही है। उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी एक छोटी सी तस्वीर के साथ अपना आप को नीचे रख दिया, और देश की जनता को उन्होंने अहमियत दी है कि देश का काम करना है। तो और इनके मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पे देख लीजिए, उसमें नरेंद्र मोदी के अलावा इनके जितने दिग्गज थे, इनके जो उस्ताद थे, उन तमामों को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। अफसोस तो ये है कि हमें तो ये उम्मीद थी कि अपने साथ कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को तो रखेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी चले गए तो वो भी चले गए। तो इनका लक्ष्य ये है कि 2 पार्टियों की एक पार्टी बन गई है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तीसरा 2.5, मैं समझता हूँ 2.5 आदमी भी कोई इनके नहीं आ सकता है। जो आवाज़ उठाएगा पार्टी के खिलाफ तो वो समझ लीजिए वो देशद्रोही है। अगर जो मुल्क के फेवर की कोई बात करेगा तो वो देशद्रोही है। तो ये कोई अगर आवाज़ उठाएगा तो वो नक्सलवादी है। तो अगर इन तमाम वादियों के अंदर इन्होंने, इस सरकार ने कर दिया है
अगर कोई मुसलमान आवाज़ उठाता है तो वो पाकिस्तान चले जाए। इन तमाम मुद्दों के अंदर ये पार्टी रही है, मॉब लिंचिंग से घिरी हुई ये पार्टी रही है। आप समझ लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश के आवाम को कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो लोगों की जोड़ी है। ये आज़ादी के बाद 70 साल बाद ऐसी लड़ाई इस मुल्क के सेकुलरिज्म के सामने आई है कि आज़ादी के बाद अगर कोई दूसरी लड़ाई आई है वो 2019 का चुनाव है। इसको हमें लड़ना है और हमें जीतना है और इन जैसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं कहूँगी कि भाजपा का जिस तरीके से सेना के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है और सर्जिकल स्ट्राइक को कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन में भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे ये लगता है कि घोषणा पत्र का तो अब सवाल ही नहीं रह जाता। घोषणा पत्र ही इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को बना के रख दिया है। और अगर घोषणा पत्र की हम बात करें तो मैं ये कहूँगी कि 2014 और 2019 के घोषणा पत्र को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके रखा गया है। सारी वही बातें उठा के रख दी हैं। अगर 48 पन्नों के हम 75 वादों की बात करें तो आप ये देखिए कि सिर्फ सफ़े बदले गए। जो मुद्दे बाद में आते थे वो मुद्दों को उठा के पहले रख दिया, चाहे वो हम राम मंदिर की बात करें, चाहे हम कश्मीर मुद्दे की बात करें। और मैं ये कहूँगी कि आरएसएस का राजनीतिक डीएनए रहा है कि जब जब सत्ता में आए हैं और अपने किए हुए वादों में फेल होते रहे तो उन्होंने हमेशा फिर इमोशनल कार्ड या जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर दोबारा से आने की कोशिश की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरे तरीके से 2014 में फेल रहे। अगर हम बात करें बेरोज़गारी की तो आप देख लीजिए, आज बेरोज़गारी का जिक्र ना की बराबर, आज जो 2014 में जितना जिक्र किया गया था आज आधे भी उस बात को दोहराया नहीं गया। तो मैं कहना चाहूँगी मोदी सरकार को कि जो नौजवान है वो बेरोज़गार है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। और चूँकि मैं खुद एक औरत हूँ तो कहना चाहूँगी कि औरतों के रिज़र्वेशन के लिए बात होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसमें इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। कठुआ में 8 साल की बच्ची का जब रेप हो जाता है तो उसमें भी आप देखिए कि ये लोग नाकाम रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है। किसानों को अगर देखें तो आज आत्महत्या किसान इसलिए कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन हो पाया, नहीं तो इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने कभी भी आत्महत्या नहीं करी। 2014 में आपने कहा था कि हम आपको आपकी लागत से दुगना आपको हम लोग कीमत देंगे, तो उसमें ये लोग फेल हुए। अगर हम गंगा की बात करें, गंगा नदी को साफ़ करने की, जो एक कहीं ना कहीं एक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, वहाँ ये पूरे तरीके से फेल हुए। स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो पूरे तरीके से फेल रहे। अब आ जाता है इनके पास भारत और पाकिस्तान, मतलब इकलौता हथियार बचा है कि पाकिस्तान का जितना हम नाम लेंगे, धर्म जाति के नाम पे हम जितनी बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को जितना ज़्यादा भुनाने की कोशिश की गई। देखिए, सेना जो है वो मैं ये कहूँगी कि मुल्क की है, वो किसी सरकार किसी पार्टी की नहीं है। और अगर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात करें तो वो किसी नेता का एक व्यक्तिगत कोई उपलब्धि नहीं है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो घोषणा पत्र, मैं ये कहूँगी कि जुमला, पहले तो जुमला था, अब तो पूरे तरीके से मुझे ये लगता है। और हाँ, एक चीज़ और, इनके बड़े बड़े नेता और यहाँ तक कि मोदी जी ने भी ये बात कही कि हमने 6 करोड़ लोगों की राय से इस घोषणा पत्र को तैयार किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि 6 करोड़ परिवार इन्हें तो वोट भी नहीं डालने वाला 2019 में। 23 मई को जब जनता इनकी डंडा डोली करेगी तो इनको सब पता लग जाएगा कि ये कितने पानी में हैं। और इनके जो चेहरे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि 2019 में ये पूरी तरीके से जनता इनको नकार चुकी है। बहुत बेबसी के साथ, बहुत लटके हुए चेहरे हैं। और कांग्रेस की सरकार जो है और जितना भी जो पार्टीज़, मुझे लगता है कि एक आइन के जुज़ को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रही है या लोगों के लिए लड़ रही है, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही है, देखिएगा कि सरकार जो है उन लोगों की बनने वाली है।